नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड डीएलएड के फाउंडेशन पेपर 2 जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान का पेपर है। आज हम लोग उसके पूरे पेपर को, शिक्षा मनोविज्ञान के कंप्लीट पेपर को आज हम लोग रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा टॉपिक जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। आज हम लोग एग्जाम का मैराथन 2 वीडियो देखेंगे या दूसरा क्लास देखेंगे जो आपके फाउंडेशन पेपर 2 का होगा। कंप्लीट वीडियो का आप लोग देखिए, आप लोग का एक ही वीडियो में पूरा क्लास रिवीजन हो जाएगा और आप लोग एग्जाम देने में बहुत ही आसानी लगेगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रिवीजन क्लास भी है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने हमसे नोट्स लेकर रखा है या हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं। आप कंप्लीट वीडियो को देख के पूरा तैयारी का रिवीजन कर सकते हैं। बस आपको एक काम करना है, आपको कॉपी और पेन लेके बैठ के पूरा वीडियो देखना है एक तरफ से। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल के माध्यम से नोट्स नहीं लिया है तो आप कंप्लीट नोट्स हमारे चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। नेम, सेशन और मीडियम लिखकर 8877323503 पे कॉन्टैक्ट करके आप अपना कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। तो आप लोग देर ना करते हुए जल्द से जल्द अपना नोट ले ले। दोस्तों, डीएलएड का हम लोग कंप्लीट पेपर का नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। आप अपना नोट्स जल्द से जल्द ले सकते हैं एक अच्छा रिजल्ट करने के लिए। दोस्तों, चलिए हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला टॉपिक है, आप लोग पूरा बस ध्यान से सुनिए, वीडियो को देखिए और बस आपका रिवीजन होता जाएगा। दोस्तों, टॉपिक नंबर 1 जो पहला टॉपिक है आपका शिक्षा मनोविज्ञान, उसकी प्रकृति, क्षेत्र तथा कार्य को हम लोग इसमें जानेंगे टॉपिक में। दोस्तों, शिक्षा को अंग्रेजी में एडुकेशन कहते हैं जो लैटिन भाषा के एडुक्टम का रूपांतरण है जिसका अर्थ है टू ब्रिंग अप टुगेदर। टू ब्रिंग अप टुगेदर हिंदी में शिक्षा का अर्थ ज्ञान से लगाया जाता है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा के समुचित विकास से है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा के समुचित विकास से है। अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों साइके प्लस लॉगस से मिलकर बना है। साइके का अर्थ आत्मा और लॉगस का अर्थ विचार विमर्श है। आप लोगों को पता चल गया कि साइको प्लस लॉगस से मिलकर बना है। साइको का अर्थ आत्मा और लॉगस का अर्थ है विचार विमर्श करना, अर्थात आत्मा के बारे में विचार विमर्श। आत्मा के बारे में विचार विमर्श या अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने से है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने से है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। हम लोग क्या देखें, साइको प्लस लॉग से मिलकर शिक्षा में साइकोलॉजी बना है। साइको का अर्थ आत्मा और लॉगस का अर्थ विचार विमर्श करना होता है। दोस्तों, हम लोग बस मेन पॉइंट को देखेंगे ताकि हम लोग का पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाए। दोस्तों, आगे देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों के संयोग से मिलकर बना है। पहला है शिक्षा तथा मनोविज्ञान। शिक्षा तथा मनोविज्ञान, अतः शिक्षा मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान। शिक्षा का संबंध मानव व्यवहार के परिमार्जन से होता है, जबकि मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के अध्ययन से होता है। मानव व्यवहार के परिमार्जन के लिए मानव व्यवहार का अध्ययन करने की आवश्यकता स्वतः ही स्पष्ट है। मनुष्य के व्यवहार को उन्नत बनाने की दृष्टि से जब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन की शाखा को शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से संबोधित किया जाता है। अध्ययन की शाखा को शिक्षा मनोविज्ञान के नाम। शिक्षा मनोविज्ञान की अब हम लोग देखेंगे परिभाषा को। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा को देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले स्किनर महोदय ने क्या कहा है हम लोग उसको देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। बहुत आसान है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। प्रकृति और उसका क्षेत्र भी देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों, नियमों तथा सिद्धांतों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखेंगे कि यह विधायक और नियामक दोनों प्रकार का विज्ञान है। विधायक विज्ञान तथ्यों पर जबकि नियामक विज्ञान मूल्यांकन पर आधारित होता है। शिक्षा का स्वरूप संश्लेषणात्मक होता है जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप विश्लेषणात्मक होता है। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान एक वस्तुपरक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक वस्तुपरक विज्ञान है। आगे देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान
व्यवहार का विज्ञान है, क्योंकि इसमें शैक्षणिक परिस्थितियों के अंतर्गत बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों अगला पॉइंट है, शैक्षिक परिस्थितियों के अंतर्गत बालक के व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान की वस्तु का थीम है, विषय वस्तु का थीम है। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा संबंध शिक्षण में अधिगम क्रियाकलापों से है, शिक्षण में अधिगम क्रियाकलापों से है। आगे देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र कौन कौन से है। शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान में मनोविज्ञान मदद करता है और यही सब समस्याएं व उनका समाधान शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र बनते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र बनते हैं। जैसे सबसे पहले है शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श में, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श में शिक्षा मनोविज्ञान कार्य आते हैं, काम आते हैं। सब इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे, फिर बाद वाला को हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे, आप लोग खुद से डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर नोट्स अवेलेबल हो तो आप उसको भी इसमें डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अध्यापक का एक पुनीत कार्य है, विद्यार्थी के विद्यालय तथा व्यक्तिगत जीवन में अनेक अवसर आते हैं जब उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। बहुत सी ऐसी व्यक्तिगत समस्याएं हैं जिनके संदर्भ में बालकों को अध्यापकों की सहायता चाहिए होती है। शैक्षिक और व्यावसायिक क्षेत्र में विद्यार्थियों को निर्देशित करना अध्यापकों का दायित्व है। कक्षा में समायोजन, विद्यार्थी को भी निर्देशन और मार्गदर्शन देना पड़ता है। निर्देशन और परामर्श के लिए विद्यार्थियों को वातावरण, अधिगम के स्तर, स्मृति, आदत, योग्यता, बुद्धि, व्यक्तिगत भिन्नता, मानसिक स्वास्थ्य आदि का अध्ययन करना आवश्यक है। यह सब मनोविज्ञान का ही क्षेत्र होता है। दोस्तों जैसे कि पाठ्यक्रम निर्माण करना, कि बच्चों किस प्रकार सोचते हैं, किस प्रकार से बच्चों के लिए, हर एक बच्चों के लिए अलग अलग सोचना, अलग अलग तरह से ढांचा तैयार करना, ऐसा पाठ्यक्रम का काम है। उसके बाद अध्ययन विधियां, प्रत्येक बच्चा के लिए शिक्षा मनोविज्ञान उसके हिसाब से अध्ययन विधियां, किस हिसाब से कौन बच्चा ज्यादा समझ पाता है उस हिसाब से अध्ययन विधियां बना सकते हैं। इससे आपको आप बना के लिख सकते हैं अध्ययन विधियां में। जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान अभी विकास की प्रक्रिया में है, अब तक विद्वान अनेक पद्धतियों ने अनेक स्थानों पर अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं बैठती है। अध्ययन की विभिन्न विधियों की खोज करना एवं प्रचलित विधियों में अपेक्षित सुधार करना भी इसके अंतर्गत आता है। दोस्तों जैसे सीखना, शिक्षा जगत की यह समस्या रहती है कि शिक्षक यह जाने कि बालक कैसे सीखते हैं, उनके सीखने को कैसे प्रभावशाली बनाया सकता है। ये सब शिक्षा मनोविज्ञान का ही काम है। मतलब मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा को बालकों के लिए ही तैयार करना, किस प्रकार का बालक पसंद करते हैं, कि कौन से बालक के लिए कैसा जरूरी है, शिक्षा मनोविज्ञान का काम है। उसके बाद समूह मनोविज्ञान, उसके बाद मापन और मूल्यांकन, उसके बाद अभिवृद्धि और विकास। ये जो पॉइंट है इसको आप थोड़ा डिफाइन करके लिख सकते हैं। मैं उतना डीप में अभी नहीं जाऊंगा। अगर आपके पास नोट्स है या फिर आप हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको आराम से जान सकते हैं या फिर आप रिवाइजन कर सकते हैं। और दोस्तों अभिवृद्धि और विकास में सहायक है। उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन में किस प्रकार से सहायक है। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान क्या क्या है। मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान क्या है। कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशन। बालक का महत्व सबसे पहला है, बालक का महत्व दिया जाता है। बालकों की विभिन्न अवस्थाओं का महत्व दिया जाता है। बालकों की रुचियों व मूल प्रवृत्तियों का महत्व, बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व, पाठ्यक्रम में सुधार किया जाता है। अगला है कि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं पर बल दिया जाता है। अगला है सीखने की प्रक्रिया में उन्नति होती है। मूल्यांकन की नई विधियों का खोज, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति और सफलता, और नए ज्ञान का आधारपूर्ण ज्ञान। तो ये था दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब है बालकों के लिए, बालकों के द्वारा बालकों के लिए तैयार किया गया सिलेबस या तैयार किया गया ज्ञान, जिससे बालक को समझने में आसानी हो, बालक को समझ के हम लोग उसके अनुसार सब कुछ बना सके। ये शिक्षा मनोविज्ञान का काम है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये टॉपिक समझ गए होंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं दूसरे टॉपिक में। दोस्तों आज का अगला टॉपिक है शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है। दोस्तों हम लोगों ने देखा कि बालकों के लिए क्या क्या कार्य आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, कौन कौन से फायदा होता है, कौन कौन से चीज उपयुक्त आते हैं बालकों के लिए। लेकिन शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है, शिक्षक को क्यों पढ़ना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान, इस टॉपिक में हम लोग इसको जानेंगे। दोस्तों चलिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक अनुप्रयुक्त शाखा है जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं प्रविधियों की शैक्षिक समस्याओं को हल करने से संबंधित है। इसका मुख्य कार्य उन व्यक्तियों की सहायता करना है जो शैक्षिक कार्य में लगे हैं, ताकि उनमें शैक्षिक प्रक्रिया के संबंध में अच्छी समझ आ जाए। अतः शिक्षा मनोविज्ञान मुख्यतः उन व्यावहारिक परिवर्तनों का अध्ययन करता है जो बालक में विद्यालय के वातावरण में होते हैं। इस प्रकार यह शिक्षक को अपना कार्य करने में सहायता पहुंचता है। दोस्तों मनोविज्ञान ने बालकों की विभिन्न प्रवृत्तियों को सही दिशा में विकसित करने के लिए उन्नयन
अनुपयोगी नियम अन्य आदि तरीकों को विकसित किया है जिनका उपयोग बच्चों की शिक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है। दोस्तों अगला में देखेंगे कि मनोविज्ञान ने खेल के सहज भाव तथा इसकी उपयोगिता को सिद्ध कर दिया है, जिससे आज खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करने में प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों को सहायता मिल रही है। दोस्तों शिक्षक को 4 क्षेत्र में ज्ञान एवं कला की आवश्यकता है, वो निम्नलिखित है। पहला है बालक के संबंध में, निदान करने के संबंध में, शिक्षा के उद्देश्यों के संबंध में तथा प्रभावशाली शिक्षण विधियों के संबंध में। इन चारों में ज्ञान की कला की आवश्यकता है एक शिक्षक को। दोस्तों अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को इन वृत्तिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने में बहुत सहायता देता है। शिक्षा देने में शिक्षक को जो कठिनाइयां आती है और बालक को अभिप्रेरणा प्रदान करने की तथा इसी प्रकार अन्य बालक को संबंधी समस्याएं ही उसकी मुख्य समस्याएं हैं। शिक्षा मनोविज्ञान उसे बालक की प्रकृति समझने में सहायता देता है। तो उसके बाद पॉइंट नंबर सी है कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक के विकास की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन कर शिक्षक को बताता है कि वह कब और किस अवस्था में बालक को क्या और कैसे सिखाना चाहिए। दोस्तों मनोविज्ञान के अध्ययन द्वारा शिक्षक बालक के विकास की भी विभिन्न अवस्थाओं से भलीभांति परिचित हो जाता है और उसी के अनुकूल शिक्षा देता है। आधुनिक शिक्षा बालक के विकास की आवश्यकताओं के अनुकूल अध्यापन विधियां और सीखने के अनुकूल वातावरण उपस्थित करती है। दोस्तों अगला पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से प्राथमिक स्कूल के शिक्षक जान जाते हैं कि अब कक्षा शिक्षण में दंड अथवा भय का वातावरण नहीं रखना चाहिए। बच्चों को प्यार तथा सहानुभूति प्रदान करनी चाहिए, जिसका मूर्त रूप हम आज को बाल केंद्रीय शिक्षा के रूप में देखते हैं, जिसमें प्रशिक्षण में बालक का प्रमुख स्थान रहता है। अध्यापक तो केवल एक पथ प्रदर्शक के रूप में होता है, उसे बालक की रुचि, संवेग और मनोभाव का अध्ययन करने की शिक्षा प्रदान करने का चाहिए, तभी बालक को सम्यक शिक्षा मिल जाती है। दोस्तों अगला पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन द्वारा शिक्षक यह भी जान पाते हैं कि शिक्षा का विषय बालक का अध्ययन करना और उसकी आवश्यकता अनुकूल की सामग्री जुटाना। शिक्षा मनोविज्ञान की सम्यक जानकारी शिक्षक को शिक्षण तथा उनके अनेक महत्वपूर्ण ज्ञानों से सहायता प्रदान होती है। दोस्तों चलिए इसको उदाहरण में देख लेते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति सबसे पहला उद्देश्य है। दूसरा है नवीन दृष्टिकोण, अनुशासन का निराकरण, व्यक्तिगत भेद, विविध शिक्षा प्रणालियों की जानकारी, अब प्रभाव शिक्षण विधियों के चुनाव एवं पहचान में, वर्ग शिक्षण के स्वरूप को समझने में, छात्रों के विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, पाठ्यक्रम के निर्माण में। अगला है समूह गति की प्रक्रिया द्वारा कक्षा शिक्षण को संतुलित करने में, शोध कार्य में सहायता पहुंचाना, शिक्षार्थियों की समस्याओं को समझने तथा उनके निवारण में, विशिष्ट पिछड़े तथा असामान्य बालकों के लिए मार्गदर्शन करने में। दोस्तों अगला पॉइंट है शिक्षार्थियों में धनात्मक मनोवृत्ति के विकास में तथा छात्र छात्राओं के व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में। दोस्तों ये था कुछ का उद्देश्य और कुछ मुख्य पॉइंट जिसको मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों आज का चलिए हम देखते हैं अगला टॉपिक। दोस्तों अगला टॉपिक जो है वह शैशवावस्था। दोस्तों शैशवावस्था, इसको इन्फेंसी के नाम से जाना जाता है। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जन्म से 6 वर्ष की आयु की अवस्था शिशु अवस्था कहलाती है। यह बालक का निर्माणकारी काल होता है। इस अवस्था में उचित निर्देशन और निरीक्षण से भावी जीवन का उचित व उत्तम विकास किया जा सकता है। 20वीं शताब्दी में शिशु पर सर्वाधिक अनुसंधान होने से क्रो ने 20वीं शताब्दी को शिशु बालक की शताब्दी कहा है। दोस्तों शैशवावस्था को आमतौर पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला है पूर्व शैशवावस्था जो जन्म से 3 वर्ष तक है, और उत्तर शैशवावस्था जो 3 से 6 वर्ष तक माना जाता है। दोस्तों चलिए कुछ परिभाषा देख लेते हैं। फ्राइड महोदय कहते हैं कि मनुष्य को जो कुछ बनना है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। और वैलेंटाइन महोदय कहते हैं शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। चलिए इसके कुछ विशेष लक्षण देख लेते हैं कि शैशवावस्था को इस प्रकार हम लोग पहचानेंगे। दोस्तों सबसे पहला स्वार्थी और स्वकेंद्रित होता है। खिलौने की अवस्था कहते हैं। आत्म प्रेम की भावना होता है। मूल प्रत्यात्मक व्यवहार होता है। कल्पना जगत में विचरण, अतार्किक चिंतन को अवस्था, संस्कारों के विकास की आयु, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। अगला है नैतिकता का अभाव, सीखने का आदर्श काल,
भावी जीवन की आधारशिला, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, क्षणिक संवेग की व्यवस्था। दोस्तों उत्तम शिक्षण विधियां में किंडरगार्टन, खेल, मोंटेसरी विधि। दोस्तों शारीरिक में बालकों को सर्वाधिक शारीरिक विकास इसी अवस्था में कि मानसिक विकास की गति सर्वाधिक होती है। जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता, यह केवल उत्तेजना का अनुभव करता है। दोस्तों इस अवस्था में बालक की प्रवृत्ति अंतर्मुखी होती है एवं बालक में सर्वाधिक कामुकता पाई जाती है, लेकिन इस अवस्था में न्यूनतम काम प्रवृत्ति पाई जाती है। दोस्तों चलिए देखते हैं शैशवावस्था का महत्व। शैशवावस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भविष्य के जीवन की आधारशिला रखता है। इस संदर्भ में गुडएनएफ नामक विद्वान ने कहा कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा से 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। शैशवावस्था वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है, अर्थात उसका भावी जीवन किस ओर जाना है, उसके आरंभ के 4-5 वर्षों में ही निर्धारित हो जाता है। इस संदर्भ में एडलर नामक विद्वान ने कहा, बालक के जन्म के कुछ महीने बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में इसका क्या स्थान है। दोस्तों व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा शैशवावस्था के 3 वर्ष तक की आयु में यह विकास की अन्य किसी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। यह अवस्था वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है। अतः इस अवस्था में शिशु को जितना उत्तम निर्देशन दिया जाएगा उसका उतना ही उत्तम विकास होगा। कई मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में अनेक विस्तृत अध्ययन किए जाए और निष्कर्ष निकाला जाता है कि सभी व्यवस्थाओं की उपेक्षा शैशवावस्था सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये था आपका शैशवावस्था जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको 2-4 बार देख लीजिएगा या फिर आपको देख के एक बार में ही याद हो जाएगा। दोस्तों आज का अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे बाल्यावस्था। दोस्तों बाल्यावस्था जन्मोपरांत मानव की विकास की दूसरी अवस्था है जो शैशवावस्था के समाप्ति के उपरांत प्रारंभ होती है। यह अवस्था बालक की आदतों, व्यवहार, रुचि व इच्छाओं के आकार निर्धारण का काल होता है। दोस्तों मनोवैज्ञानिक कॉल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल या कठिन काल कहा है, क्योंकि इस काल के 6वें वर्ष में बालक उग्र, 7वें वर्ष में उदासीन व अकेलेपन का गुण, 9वें वर्ष में समूह भावना की प्रबलता एवं बाद के वर्षों में रोमांचक कार्यों की ओर झुकाव दर्शाता है। इस अवस्था में बालक व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार करना सीखना प्रारंभ करता है तथा उसकी औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ भी इसी अवस्था में होता है। दोस्तों इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्रो महोदय ने क्या कहा है कि जब बालक 6 वर्ष तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। क्रो महोदय कहते हैं। रॉस महोदय कहते हैं कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। दोस्तों विशेष में हम लोग देखेंगे, चलिए क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है या क्या विशेष है। दोस्तों जीवन का अनोखा काल कॉल एवं ब्रूस ने कहा, क्योंकि माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना अत्यंत कठिन होता है। दोस्तों जीवन का निर्माणकारी काल किसने कहा है? सिगमंड फ्राइड ने कहा है। प्रतिद्वंदात्मक या ईर्ष्या की भावना, सर्वाधिक सामाजिक विकास, समाजीकरण का काल किसने कहा है? किलपैट्रिक महोदय ने कहा है। मिथ्या परिपक्वता का काल रॉस ने कहा है। वैचारिक अवस्था का काल, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, शिक्षा का कठिन काल। अगला है खेल की आयु, समूह दल टोली की आयु, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, बिना काम के भ्रमण की आयु प्रवृत्ति। दोस्तों इसका बहुत सारा नाम है। बहिर्मुखी स्वभाव, संग्रह करने की प्रवृत्ति, नैतिक गुणों का विकास, कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभ को रोका है। शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता, रचनात्मक कार्यों में आनंद अर्थात बालकों के गुण पाए जाते हैं। मूर्त चिंतन की अवस्था, बाल्यावस्था में बालक में सबसे कम कामुक और बालक भयमुक्त रहता है। दोस्तों ये था कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मतलब आपका बाल्यावस्था के। दोस्तों देख लेते हैं अब अगला कि बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या है। बालक की औपचारिक शिक्षा का श्री गणेश बाल्यावस्था के प्रारंभ के साथ होता है। यह बाल्यावस्था किशोरावस्था के लिए आधार तैयार करती है। अतः बाल्यावस्था की शिक्षा पर अध्यापकों को विशेष ध्यान देना चाहिए।
यहाँ कुछ बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है जो शिक्षा का स्वरूप निश्चित करने में मददगार हो सकते हैं। सबसे पहला है जिज्ञासा की संतुष्टि। जिज्ञासा की संतुष्टि दोस्तों, बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रबल होती है। इस प्रवृत्ति का लाभ उठाकर अध्यापक को उनका ध्यान अध्यापन तथा पाठ की तरफ केंद्रित करने का प्रयास चाहिए। पठन सामग्री व क्रियाओं का चयन बालिकाओं की जिज्ञासाओं को संतुष्ट करने की दृष्टि से करना चाहिए। संतुष्ट करने की दृष्टि से कराना चाहिए। दोस्तों अगला पॉइंट है रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था। बालकों में विधायकता की प्रवृत्ति ज्यादा तीव्र होती है, अतः विद्यालय में रचनात्मक कार्य करने की व्यवस्था पर अध्यापकों को ध्यान देना चाहिए। रचनात्मक कार्य द्वारा बालकों में हस्त कौशल के प्रति रुचि पैदा की जा सकती है एवं इस तरह कुशलता का विकास किया जा सकता है। दोस्तों अगला देखेंगे पर्यटन की व्यवस्था, समूह क्रियाओं का आयोजन, संग्रह प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, सामाजिक गुणों का विकास। दोस्तों अगला है कि अध्यापकों के अनुसार स्नेहयुक्त व्यवहार, अध्यापकों का स्नेहयुक्त व्यवहार। अगला है नैतिकता का विकास। फिर इन पाठ्यक्रमों में धार्मिक एवं राष्ट्रीय नेताओं की जीवनी भी शामिल करनी चाहिए। दोस्तों शारीरिक विकास करके सीखने पर अधिक बल दिया जाता है। दोस्तों शारीरिक विकास पर भी विद्यालय में ध्यान देना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि विद्यालय में शारीरिक व्यायाम की व्यवस्था हो। समय समय पर विद्यालय में योग्य चिकित्सा द्वारा बालकों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों बाल्यावस्था में बालक ज्यादा क्रियाशील रहता है। अध्यापक को शिक्षण में करके सीखने की विधि को प्रयोग में लाना चाहिए। दोस्तों ये था आपका बाल्यावस्था। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक में किशोरावस्था एडोलेसेंस। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को अच्छा लगे अंत तक वीडियो को लाइक अवश्य करके जाएं। दोस्तों आज का अगला टॉपिक है किशोरावस्था। क्या है किशोरावस्था? एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द एडोलकियर से हुई है, जिसका अर्थ परिपक्वता की ओर बढ़ना होता है। दोस्तों स्टेनले हॉल ने एडोलेसेंस नामक पुस्तक 1904 में प्रकाशित की। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि किशोर में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वे अचानक होते हैं और उनका पूर्व अवस्थाओं से कोई संबंध नहीं होता। इसी कारण स्टेनले हॉल को किशोरावस्था का जनक माना जाता है। दोस्तों अब देखेंगे किशोरावस्था की कुछ परिभाषा को। स्टेनले हॉल महोदय ने कहा है किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान और विरोध की अवस्था है। संघर्ष तनाव और तूफान के विरोध की अवस्था है। दोस्तों अगला है किलपैट्रिक महोदय के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। एंड कुरो महोदय के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। पूर्व किशोरावस्था या वयसंधि इसको कहा जाता है। पूर्व किशोरावस्था को वयसंधि भी कहा जाता है। दोस्तों 11 से 15 वर्ष इसे तूफानी व उलझन की अवस्था कहते हैं। पूर्व किशोरावस्था टीन एज या एज ऑफ ब्यूटी। दोस्तों लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास इसमें तीव्र होता है। लड़कियों की लंबाई, आवाज कोमल सुरीली, गुप्तांगों पर बाल तथा 12 से 14 वर्ष में मासिक धर्म का आना शुरू हो जाता है। दोस्तों लड़कों में विकास 14 वर्ष के बाद तीव्र गति से होता है। बालक का बिगड़ना व सुधरना इसी काल पर निर्भर होता है। दोस्तों अगला उसके सेकंड पार्ट देखेंगे उत्तर किशोरावस्था 17 से 19 वर्ष को बोला जाता है। इसमें इसका लक्षण जो है, इसमें विशेष जो है नया जीवन काल, इसको नया जीवन काल कहा जाता है। किसने कहा है? कोल एवं ब्रूस महोदय ने कहा है। परिवर्तन का काल कहते हैं, सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तन होता है। दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल स्टेनले हॉल महोदय ने कहा है। जीवन का सबसे कठिन काल स्वर्ण काल, बसंत ऋतु, समायोजन का भाव, संवेग अस्थिर, देशभक्ति की भावना, वीर पूजा की प्रवृत्ति, कल्पना बाहुल्य व दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति, बाल्यावस्था और पौलावस्था का संधि संक्रमण काल। दोस्तों सर्वाधिक काम प्रवृत्ति एवं सर्वाधिक विषम लैंगिक आकर्षण, बालक बालिका विपरीत लिंगों में रुचि लेते हैं। तार्किक चिंतन या अमूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। समस्याओं की आयु व उलझन की अवस्था इसी काल को कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आपका किशोरावस्था। आप लोग उम्मीद करते हैं कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था इन सबको समझ गए होंगे। दोस्तों आज का जो अगला टॉपिक है
व्यवहार, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्यवहार को आपको बेशक समझना चाहिए। दोस्तों, व्यवहार से मतलब है किसी भी समाज में रहने के लिए एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के द्वारा बनाए गए संबंधों को व्यवहार कहते हैं। बनाए गए संबंधों को व्यवहार कहते हैं। समाज में रहने वाले लोग अपने कार्य हेतु दूसरे लोगों पर निर्भर करते हैं एवं उनके कार्य करने के लिए हम निर्भर होते हैं, और जो बातचीत होते हैं उसे व्यवहार कहते हैं। एक दूसरे के साथ जो बातचीत, मेल मिलाव, तालमेल होता है उसे हम लोग व्यवहार कह सकते हैं। दोस्तों, बालकों की अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक है। सबसे पहले है परिपक्वता। दोस्तों, इसको हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे। जैसे कि परिपक्वता, अगर आप में मैच्योरिटी आ जाएगा ना, तो आप में बहुत सारे गुणों का चेंजेस दिखाई देंगे और उसी हिसाब से आपका व्यवहार आएगा। छोटे बच्चे का व्यवहार कैसा होगा? वो किसी को मार देगा, किसी को नोच लेगा, किसी को काट लेगा। उस हिसाब से उसमें मैच्योरिटी नहीं है, परिपक्वता नहीं आया है, उसके हिसाब से उसका व्यवहार होगा। लेकिन अगर आप में मैच्योरिटी आ गया तो आप बहुत सी चीजों को नहीं करेंगे। यही इसमें शायद समझाया गया होगा। जैसे कि जीवन की प्रारंभिक अवस्था में परिपक्वता का कार्य और महत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। बालक की आयु बढ़ने के साथ साथ इसका महत्व तो कम होने लगता है। सब वातावरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। अभिप्रेरणा और अभिप्रेरणा से संबंधित मानव व्यवहार के अधिगम में परिपक्वता का बहुत अधिक महत्व है। उदाहरण के लिए, यदि आप 8 माह के बालक को साइकिल चलाना कितना भी क्यों ना सिखाया जाए, वह शारीरिक परिपक्वता के अभाव में साइकिल चलाना नहीं सीख पाएगा। दोस्तों, ये था आपका परिपक्वता। उसके बाद सीखना, जिसको लर्निंग कहते हैं। सीखना वह व्यवहार और मानसिक क्रियाओं के अनेक पहलुओं को प्रभावित करता है। सीखने की क्षमता के विकास के साथ साथ बालक भूख, प्यास, सेक्स और नींद अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार को सीखता है। फिर वह सामूहिकता, संघर्षशीलता, आक्रामकता, शक्ति और उपलब्धि प्रेरणाओं से संबंधित व्यवहार को सामाजिक प्राणी के रूप में समाज में रहते रहते दूसरे व्यक्तियों की इन अभिप्रेरणाओं से संबंधित व्यवहार को नकल या अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। दोस्तों, बुद्धि, उसके बाद मनोवैज्ञानिक वातावरण, इसको आप लोग चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं। अंतर्नाद और प्रलोभन, ड्राइव एंड इंसेंटिव्स, उसके बाद सक्रियकरण और आंदोलन, चाहे तो इसको देख भी ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसका आप बना के भी इसको लिख सकते हैं। बस हाईलाइटेड पॉइंट को आपको याद रखना है। दोस्तों, आज का अगला टॉपिक देखेंगे, टॉपिक नंबर 6 जो है अभिवृद्धि और विकास। या आपके लगा लीजिए VVI टॉपिक लगा लीजिए, इसमें VVI लगा लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, अभिवृद्धि, जिसको वृद्धि भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको ग्रोथ कहते हैं। मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य मानव शरीर के अंगों के आकार, भार और कार्य शक्तियों में होने वाली वृद्धि से होता है। उसके शारीरिक अंगों में बाह्य और आंतरिक दोनों अंग आते हैं। जैसे कि बाह्य अंगों में हाथ, पैर, सिर और पेट आदि अंग आते हैं और आंतरिक अंगों में विभिन्न तंत्र आते हैं, जैसे कंकाल, पाचन, श्वसन आदि, और मस्तिष्क आते हैं। मनुष्य की यह वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, 18 से 20 वर्ष तक होती है, और इस आयु तक लगभग पूर्ण हो जाती है, जिसे हम परिपक्वता या मैच्योरिटी कहते हैं। मानव शरीर में होने वाली इस अभिवृद्धि को यंत्र से नापा या तोला जा सकता है। इसको नापा या तोला जा सकता है। चलिए हम लोग थोड़ा परिभाषा देख लेते हैं। वृद्धि का किस परिभाषा कौन से महोदय ने दिया है? डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ। फ्रैंक महोदय के अनुसार अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। मतलब जो फिजिकल जो वृद्धि होता है, उसके फिजिकल जो विकास होता है, उसको हम लोग वृद्धि कहते हैं। दोस्तों, अभिवृद्धि की प्रकृति तथा विशेषताएं, कैसा प्रकृति होगा या कौन कौन से उसमें विशेषताएं दिखाई देंगे। सबसे पहले, मानव अभिवृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। मानव अभिवृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। मानव अभिवृद्धि की प्रक्रिया गर्भावस्था से एक निश्चित काल 18 से 20 वर्ष तक चलती है। अभिवृद्धि में मनुष्य के शरीर के आकार, भार व कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। दोस्तों, भिन्न भिन्न आयु स्तर पर अभिवृद्धि की गति भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि मानव अभिवृद्धि मनुष्य के वंशानुक्रम एवं पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। अगला है, मानव अभिवृद्धि की एक सीमा होती है जो 18 से 20 वर्ष तक की आयु लगभग पूर्ण हो जाती है। अगला पॉइंट है कि मानव अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, इसलिए इसका मापन गणितीय विधियों से किया जा सकता है। तो आप लोग समझ लिए होंगे, जो आपको दिखाई देगा जो सब विकास, जो वृद्धि, वो आपको वृद्धि में डाला जा सकता है। जो चीज हम देख सकते हैं, लाभ सकते हैं, बस एक निश्चित समय तक होता है, उसे वृद्धि कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे मानव विकास का क्या अर्थ है। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट।
सामान्यतः मानव विकास को एक ही अर्थों में लिया जाता है, परंतु इन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य उसके शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अंगों में होने वाले वृद्धि से होता है, उनके आकार, भार और कार्य क्षमता में होने वाले वृद्धि से होता है। और मानव विकास से तात्पर्य उसकी वृद्धि के साथ साथ उसके शारीरिक एवं मानसिक व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों से होता है। मतलब जो वृद्धि है वो आपको दिखाई देगा, आपको लापा जा सकता है, तोला जा सकता है, लेकिन जो विकास है वृद्धि के साथ साथ शरीर में परिवर्तनों, व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों से होता है। मनुष्य की अभिवृद्धि परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाती है, परंतु उसके शरीर में मानसिक व्यवहार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अतः मानव विकास एक निरंतर और जन्म भर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जन्म भर चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों, विकास की परिभाषा में देखेंगे कि फ्रैंक महोदय क्या कहते हैं। अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाले वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से है। जो भी चेंजेस हो रहा है प्राणी में, संपूर्ण परिवर्तन से है विकास का संबंध। दोस्तों, मानव विकास की प्रकृति कैसा होता है थोड़ा हम देख लेते हैं कि मानव विकास एक प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है। मानव विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है और वृद्धि जीवन भर चलती नहीं रहती, 18 से 20 वर्ष तक परिपक्वता तक चलता रहता है। दोस्तों, मानव विकास में मात्रात्मक वृद्धि एवं गुणात्मक उन्नयन दोनों होते हैं। मानव विकास एक विशेष क्रम में होता है और विभिन्न आयु स्तर पर विकास की गति भिन्न भिन्न हो जाती है। उसका अगला पॉइंट है कि मानव विकास वंशानुक्रम एवं पर्यावरण पर निर्भर करता है। मानव विकास वंशानुक्रम एवं पर्यावरण पर निर्भर करता है। मानव विकास की कोई सीमा नहीं होती। मात्रात्मक अभिवृद्धि का मापन गणितीय विधियों से किया जा सकता है, परंतु गुणात्मक विकास को गणितीय विधियों से नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये था आपका वृद्धि और विकास, जो आपका आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, चाहे तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा। दोस्तों, इसका जो अंतर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा कि अंतर क्या है वृद्धि और विकास में। अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, विकास जीवन पर्यंत चलते रहता है। दोस्तों, अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से है, जबकि विकास वातावरण से भी संबंधित होता है। दोस्तों, अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, विकास का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। दोस्तों, अभिवृद्धि में कोई निश्चित दिशा नहीं होती, जबकि विकास की एक निश्चित दिशा होती है। अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया जाता है, विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। अभिवृद्धि पर वातावरण के कारकों के अनुसार प्रभाव पड़ता है, वह लाभदायक हानिकारक हो सकता है, जबकि इसमें परिपक्वता के विकास का संबंध वृद्धि में ही निहित होती है। तो दोस्तों, ये था आपका अभिवृद्धि और विकास, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इसको अंतर को भी थोड़ा बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए आज का अगला टॉपिक देखते हैं। दोस्तों, आज का अगला टॉपिक है व्यक्तित्व, इसको पर्सनालिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। दोस्तों, व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ व्यक्तित्व अंग्रेजी पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतरण है। पर्सनालिटी की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से हुई है। इस शब्द का अर्थ उस पहनावा से है जिसको नाटक के कलाकार नाटक के समय पहनकर मंच पर आते थे। इस वेशभूषा में व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं रहता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन उसके बाहरी गुणों के आधार पर होता है। ईसा के 1 शताब्दी पूर्व पर्सोना शब्द व्यक्ति के कार्यों को स्पष्ट करने के लिए भी होता था। अधिकतर नाटकों या आदि में इस शब्द की सही महत्ता थी, किंतु वर्तमान काल में प्राय व्यक्तित्व शब्द से हमारा तात्पर्य ऐसे संगठन से है जिसमें बहुत से मानवीय गुण अंतर्निहित और संगठित है। अतः सामान्य रूप से व्यक्तित्व मानवीय व्यवहार प्रतिमान है जो किसी परिस्थिति विशेष में प्रत्युत्तर में किए जाते हैं। वे परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, जिसका उस परिस्थिति विशेष से कोई अलग अस्तित्व नहीं रहता। दोस्तों, व्यक्तित्व के निधारक जैसे डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के निधारक कौन कौन से हैं, कैसे हम व्यक्तित्व को निर्धारण करेंगे। सबसे पहले, व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। इनमें से कुछ कारण शारीरिक, रचना संबंधी जन्मजात एवं दूसरे वातावरण संबंधी
है। इसीलिए व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्वों को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है वंश परंपरा संबंधी तथ्य तथा वातावरण संबंधी तथ्य। इसको दो भागों में बांटा गया है। व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले कारकों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, वंश परंपरा संबंधी तथ्य तथा वातावरण संबंधी तथ्य। सबसे पहले देखेंगे कि वंश परंपरा संबंधी तथ्य कौन कौन से हैं। दोस्तों, वंश परंपरा से व्यक्तित्व की शारीरिक रचना, उसका स्वभाव, उसका स्नायु मंडल आदि प्रभावित होते हैं। व्यक्तित्व के विकास इसका बड़ा हाथ है। वंश परंपरा संबंधी तत्वों को तीन श्रेणी में रख सकते हैं, तीन श्रेणी में रखा जा सकता है। सबसे पहला कि शरीर रसायन। शरीर रसायन से तात्पर्य शरीर रसायन से तात्पर्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के क्रियाकलापों से है। शरीर में सभी तरह की ग्रंथियां रहती हैं जिनके द्वारा सभी गुणों वाले रसों का स्राव होता है। इन रसों की आवश्यकता से अधिक या कम स्राव शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। दोस्तों, अगला है शारीरिक बनावट। मतलब जो वंश से जो चीज आते हैं, आप इसको चाहे तो बना के भी लिख सकते। शारीरिक बनावट होते हैं, जैसे कोई किसी का कोई अगर नाटा हो तो उसके बच्चे भी नाटे पैदा होते हैं। ऐसे जरूरी नहीं है, पर बहुत सारे गुण अपने वंश से आते हैं, अपने पूर्वजों से आते हैं। तो अगला है स्नायु मंडल। स्नायु मंडल मतलब है कि व्यक्ति का स्नायु मंडल ही उसकी प्रक्रिया का प्रेरक होता है। व्यक्ति अपने को वातावरण में अभियोजित करता है तो उसके अभियोजन की दशा तथा रूप स्नायु मंडल द्वारा ही निर्देशित होते हैं। व्यक्तित्व निर्माण में स्नायु मंडल का बड़ा हाथ होता है। दोस्तों, अगला है कि वातावरण संबंधी तथ्य। इसमें चार प्रकार के तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। पहले हम लोग वंश पर देख लिए, वंश से जो हम लोग का गुण वापस आते हैं या अपने पूर्वजों से जो गुण हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं। अगला है वातावरण संबंधी तथ्य। इसमें चार प्रकार के तत्व होते हैं। सबसे पहला है सामाजिक वातावरण का प्रभाव। व्यक्ति का पालन पोषण समाज में होता है अतः सामाजिक वातावरण का उसके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिन बच्चों को बचपन में अपने माता पिता से स्नेह और दुलार पर्याप्त मात्रा में मिलता है उसका व्यक्तित्व संतुलित होता है। जिन्हें बचपन में पर्याप्त स्नेह नहीं मिलता, कल्पना संसार बिताते हैं, उनका व्यक्तित्व अंतर्मुखी हो जाता है। ऐसे बच्चे समाज में अभियोजन करने में कठिनाई महसूस करते हैं। उसके बाद विद्यालय का प्रभाव। जिस जैसे विद्यालय, इसको नहीं डिफाइन करेंगे, जैसे इस प्रकार का विद्यालय में आप पढ़ेंगे उस प्रकार का आपको ज्ञान आएगा। अगर आप प्राइवेट में पढ़ने जाएंगे, अगर आप सरकारी पढ़ने जाएंगे, उस प्रकार का ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा। तो ये विद्या आप लोग इसको चाहे बना के लिख सकते हैं। उसके बाद सांस्कृतिक कारक। जिस संस्कृति में आप बहाल होंगे, जिस संस्कृति में अपने आप को ढालेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, वैसी संस्कृति को आप लोग सीख पाएंगे। आर्थिक कारक एक इंपॉर्टेंट कारक है, क्योंकि आर्थिक कारक एक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप गरीब परिवार में तैयार होते हैं तो बहुत सी चीजों को आपको नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर अमीर परिवार में होते हैं तो उसका रहन सहन, उठक बैठक सब कुछ अलग होता है। तो इसको भी आप बना के लिख सकते हैं। दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं आज का अगला टॉपिक। आज का अगला टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नता। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, VVI लगा लीजिए। व्यक्तिगत विभिन्नता, इसको इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता। दोस्तों, प्रत्येक प्राणी अपने जन्म से ही विशेष शक्तियों को लेकर जन्म लेता है। ये विशेषताएं उसको मां एवं पिता के पूर्वजों से हस्तांतरित की गई होती है। इसी के साथ पर्यावरण भी छात्रों के विकास पर प्रभाव डालता है। अतः स्पष्ट है कि सभी छात्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक कक्षा या एक समूह के विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं होना असाधारण बात नहीं है। ये विभिन्नताएं विद्यार्थियों में विभिन्न विशेषताओं के रूप में मिलती है। दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता का सबसे पहले हम लोग अर्थ देखेंगे। जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाया जाना। इसी अंतर के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न हो जाता है। मतलब चाहे व्यक्ति देखने में सेम हो, लेकिन उसके अंदर जो गुण पाए जाते हैं, उसके रहन सहन, उसके चाल चलन, स्वभाव, उसमें विकास की गति, उसके मानसिक स्थिति, तो इसमें सभी विभिन्नता पाई जाएगी। अतः कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते, यहां तक कि जुड़ों बच्चों में भी असमानताएं पाई जाती है। इस दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नता प्रकृति द्वारा प्रदत्त स्वाभाविक गुण है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत विभिन्नता को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। सबसे पहले देखेंगे स्किनर महोदय क्या कहते हैं। स्किनर महोदय कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप
किया जा सकता है, इसका माप किया जा सकता है। टायलर महोदय कहते हैं शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि उपलब्धि, ज्ञान, रुचियां, अभिवृत्तियों और व्यक्तियों के लक्षणों में माप की जा सकने वाली भिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है, टायलर महोदय कहते हैं। दोस्तों आगे बात करेंगे, यदि हम उपयुक्त कथनों का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर्गत किसी एक विशेषता को आधार मानकर हम अंतर स्थापित नहीं करते, बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व के आधार पर अंतर करते हैं। सिर्फ उसको चेहरा ठीक है, एक जैसा है, उसका नाक एक जैसा है, हाथ एक जैसा है, इस पर हम लोग उस पर ये नहीं कर समानता नहीं कर सकते, हर पक्षों को देखना पड़ेगा। दोस्तों आगे देखेंगे कि व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी उसी तरह का है। सबसे पहला जो व्यक्तिगत भिन्नता का प्रभाव अधिगम प्रक्रिया तथा उसकी उपलब्धि पर पड़ता है। बुद्धि तथा व्यक्तित्व व्यक्तिगत भिन्नता के आधार है, इसके कारण सीखने की क्रिया प्रभावित होती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनेक कारण हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित है। सबसे पहला वंशानुक्रम, जैसे बहुत सारे गुण आपके अंदर जो वंश से आएंगे। वंशानुक्रम में सभी जीन सम्मिलित होते हैं जो एक बालक उसके माता पिता से गर्भधारण के समय प्राप्त होते हैं, और बच्चों में भिन्नताएं ऑटोमेटिक डिफरेंस आती है। जो भी बच्चा अलग एक साथ जन्म लेता हो, चाहे एक अलग अलग जन्म लेता हो, सब में अलग अलग गुण पूर्वजों से आएंगे। इसको आप लोग बना के आसानी से लिख सकते हैं, इसको आप लोग डिफाइन नहीं करेंगे। आगे देखेंगे कि वातावरण, जिस वातावरण में जो रहेगा उस हिसाब से वो तैयार होगा। हर बच्चा अलग अलग वातावरण में, एक वातावरण में रहकर भी अलग अलग तैयार होता है, उसमें अलग अलग गुण उसमें समाहित हो जाता है, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग विचार, रहन सहन, सब उसका अलग अलग हो जाता है। एक परिवार में रहते हुए भी एक जैसा खाना खाते हुए बच्चों का अलग व्यवहार तैयार होता है। इसको आपको, ये सब को आपको बना के लिखने में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं बाद में। अगर आपको नोट्स अवेलेबल है तो आपका कोई बात नहीं है। दोस्तों अगला देखेंगे जाति और देश, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। जाति, प्रजाति और देश। एक देश में रहने वाले विभिन्न जातियों और प्रजातियों में अंतर होता है। भारत में आर्य और द्रविड़ों में अंतर स्पष्ट है। इसी प्रकार से हिंदुओं के विभिन्न वर्गों में अंतर स्पष्ट होता है। इन अंतरों पर वंशानुक्रम एवं पर्यावरण के प्रभाव प्रमुख होते हैं। इसी प्रकार नियो प्रजाति की अपेक्षा श्वेत प्रजाति अधिक बुद्धिमान और कार्यकुशल होती है। व्यक्ति भिन्नताओं के कारण ही हमें विभिन्न देशों के व्यक्ति को पहचानने में किसी प्रकार की कठिनाइयां नहीं होती। उसके बाद आयु और बुद्धि। आयु और बुद्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का एक कारण आय और बुद्धि भी है। आय के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है, इसीलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर मिलता है। आयु होगा, ये वाला आयु होगा। बुद्धि जन्मजात गुण के कारण किसी को प्रतिभाशाली और किसी को मूर्ख बनाकर अंतर की स्पष्ट रेखा खींच देती है। दोस्तों अगला है कि शिक्षा और आर्थिक दशा। शिक्षा और आर्थिक, जिस बच्चों को जिस प्रकार का शिक्षा हासिल होगा उस प्रकार का बच्चा वो बन पाएगा। आर्थिक जैसा स्थिति रहेगी उसका आर्थिक स्थिति उस प्रकार के उसमें चेंजेस दिखाई देंगे। अगला है लिंग भेद। जैसे लिंग भेद एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि महिलाओं में और पुरुष में बहुत सारे अंतर दिखाई देते हैं, अंतर करते हैं हमारे परिवार में या फिर पूरे संसार में। भारत में आज भी ये चीज चलता है। व्यक्तिगत भिन्नता का एक महत्वपूर्ण कारक लिंग भेद भी है। इस भेद के कारण बालक और बालिकाओं की शारीरिक बनावट, संवेगात्मक विकास की कार्य क्षमता में अंतर मिलता है। स्किनर का विचार है कि बालिकाओं में स्मृति योग्यता अधिक तथा बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। बालक गणित और विज्ञान में बालिकाओं से आगे होते हैं, ये गलत बात है, लेकिन जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेख में बालकों से आगे होती है, ये गलत है। ये तो इस प्रकार व्यक्तिगत भिन्नता के अनेक कारक है, पर जहां तक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों का प्रश्न है, उसकी भिन्नता से कुछ अन्य कारण प्रमुख है। उनका उल्लेख करते हुए गैरिसन व अन्य ने लिखा कि बालकों की भिन्नता के श्रेष्ठ कारणों में प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, वातावरण संबंधी उद्दीपन में विचलन है। दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता का महत्व क्या है, इसको भी थोड़ा देख लीजिए। इंडिविजुअल डिफरेंस का जो महत्व क्या है। दोस्तों आधुनिक मनोवैज्ञानिक बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को अत्यधिक महत्व देते हैं। उनका यह विश्वास है कि इन भिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक अपने छात्रों का सर्वाधिक हित कर सकता है। साथ ही शिक्षा के परंपरागत स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन करके उसे बालकों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुकूल बना सकता है। औद्योगिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान के क्षेत्रों में व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व सर्वाधिक होता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व सर्वाधिक होता है। अतः
सारांश रूप में बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता का शिक्षा में अति महत्वपूर्ण स्थान है। इन भिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक अपने छात्रों को विविध प्रकार से लाभ पहुंचा सकता है। बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी बालकों के व्यवहार को समझने में उनके विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करने की व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान आवश्यक है। दोस्तों, आप लोगों ने समझ लिया होगा व्यक्तिगत भिन्नता किसे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, जुड़ाव होते हुए भी, एक परिवार में रहते हुए भी एक दूसरे में व्यवहार, उसके एक दूसरे का चरण संचलन गुण भिन्न दिखाई देते हैं। दोस्तों चलिए, ये था आपका टॉपिक। आप लोग अगला टॉपिक में देखेंगे। अगला टॉपिक है आपका थॉर्नडाइक के सीखने का नियम। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, VVI लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, थॉर्नडाइक के सीखने का नियम। थॉर्नडाइक के सीखने का नियम। दोस्तों, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर सीखने में उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों के प्रति कुछ निष्कर्ष निकाले, जिन्हें सीखने के नियम माना जाता है। थॉर्नडाइक का मत है कि जब उद्दीपक और प्रतिचार, सीखने वाला और क्रिया के बीच संबंध उत्पन्न होने लगता है तो दोनों में अनुबंध या बॉन्ड स्थापित हो जाता है। यही बॉन्ड को सीखना कहते हैं। यही बॉन्ड को सीखना कहते हैं। दोस्तों, अतः सीखने को प्रभावशाली बनाने के लिए नियमों का गठन किया गया है। अधिगम के नियम इस प्रकार से हैं। थॉर्नडाइक ने जो नियम बनाए हैं वो 3 है। 3 नियम थॉर्नडाइक ने बनाए थे, मुख्य नियम। सबसे पहला है प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और तीसरा है अभ्यास का नियम। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग प्रभाव का नियम को देख लेते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम से तात्पर्य सीखे जाने वाले कार्य का सीखने वाले के लिए महत्व से है। जब हमें सीखने के परिणाम से संतोष, सुख या प्रसन्नता प्राप्त होती है तो हम सीखने की ओर तत्परता से जुटते हैं। मतलब जल्दी जल्दी उसमें जुटने की कोशिश, जब हमको सीखना अच्छा लगता है तो हम लोग जुट जाते हैं और शीघ्र सीख लेते हैं। थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया कि जब एक स्थिति और प्रतिक्रिया के बीच एक परिवर्तनीय संबंध बन जाता है और संतोषजनक अवस्था उत्पन्न हो जाती है तो उस संयोग की शक्ति बढ़ जाती है। जब इस संयोग के साथ या इसके बाद दुखदायी स्थिति पैदा हो जाती है तो उसकी शक्ति घट जाती है, तो उसमें उतना दिलचस्प नहीं रहता है। दोस्तों, प्रस्तुत नियम में संतोषजनक अवस्था एवं असंतोषजनक अवस्था को महत्व दिया जाता है। संतोषजनक अवस्था को सीखने वाला छोड़ना नहीं चाहता और असंतोषजनक अवस्था की पुनरावृत्ति नहीं चाहता है, तभी संभव हो पाता है। दोस्तों, अगला है तत्परता का नियम। उसमें हम लोग देखें क्या कि अभ्यास का नियम। उसमें हम लोग प्रभाव का नियम देख लिए कि अगर चीज को अच्छा लगता है सीखने में, कोई हमसे बात करने, किसी से बात करने में अगर अच्छा लगता है या दिलचस्पी बैठता है तो उसके साथ ज्यादा देर तक बात करते हैं, उस चीजों को हम लोग तो दिलचस्पी से सीखते हैं, उस प्रकार का है। दोस्तों, अगला है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम में सीखने की दशा में तंत्रिका तंत्रों में उद्दीपकों और अनुक्रियाओं के बीच संयोग बन जाता है। इस संयोग को एसआर सूत्रों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जब सीखने वाले अपनी ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों में तत्परता उत्पन्न कर लेता है तो कार्य को जल्दी से सीख लेता है, अतः सीखने वाला सुख प्राप्त करता है। सीखने वाला सुख प्राप्त करता है। थॉर्नडाइक ने लिखा है कि जब कोई संवहन इकाई संवहन के लिए तैयार होती है तो उसके लिए संवहन करना संतोषप्रद होता है। जब कोई संवहन इकाई संवहन करने के लिए तैयार नहीं होता तब उसके लिए संवहन करना असंतोषप्रद होता है। जब कोई संवहन इकाई संवहन के लिए तैयार हो तब उसके लिए संवहन ना करना ही भी खिजाने वाला होता है। तो जब कोई चीज को पाने के लिए रेडी हो तब उसे वह जल्दी पा लेता है। जब उसे पाना नहीं होता, दिलचस्पी नहीं बैठता, तब वह काम करने के लिए नहीं जाता है। लेकिन अगर फिर भी करना पड़े तो उसके लिए खेद बन जाता है। यह है आपका तत्परता का नियम। अगला है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अभ्यास का नियम से आप लोग समझ पा रहे हैं, जो चीज हम प्रैक्टिस करेंगे करत अभ्यास ते सिल पर प्रतिसाद जड़वत हो तो या आस्ते पतजड़ हो या सुजान, मतलब चीजों को हम अगर अभ्यास करते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसी को शायद होगा। उद्दीपक और प्रतिचार के बीच परिवर्तनीय संबंधों को अभ्यास कहा जाता है। जब सीखने वाला सही प्रतिचार का चयन करके उन्हें बार बार दोहराता है और इससे सीखने में उन्नति होती है तो उसे सीखने में अभ्यास कहा जाता है। अभ्यास के द्वारा सीखने के प्रति होने वाले प्रतिक्रिया स्थायी हो जाता है। जब कोई चीजों को हम बार बार करेंगे तो उसको हम लोग बिना देखे भी कर सकते हैं। थॉर्नडाइक ने इस नियम को 2 रूपों में प्रस्तुत किया है। पहला है उपयोग का नियम और दूसरा है अनुपयोग का नियम। उपयोग का नियम में लॉ ऑफ यूज, जब उद्दीपक प्रतिचार के परिवर्तित रूप या बंद बनाते हैं तो उपयोग का नियम कार्य करता है, और अनुपयोग का नियम में जब उद्दीपक प्रतिचार के परिवर्तित रूप से कोई बंद नहीं बनता तो उसे अनुपयोग का नियम कहते हैं। अनुपयोग का नियम कहते हैं।
अतः सीखने की क्रिया को बार बार दोहराया जाए तो वह अधिक प्रभावशाली एवं स्थायी बन जाती है, अन्यथा समय के साथ विस्मृत होने लगती है। अतः सीखने की क्रिया को बार बार दोहराया जाए तो वह अधिक प्रभावशाली एवं स्थायी बन जाती है, अन्यथा समय के साथ विस्मृत होने लगती है। इसीलिए अभ्यास के द्वारा क्रिया की उपयोगिता बनी रहती है। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम कुछ है, जो इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। प्रारंभ में थॉर्नडाइक ने देखा कि उद्दीपक एवं प्रतिचार के संबंधों को पुरस्कार द्वारा मजबूत बनाया जा सकता है और दंड के द्वारा कमजोर। 1930 के पश्चात अपने अपने प्रयोगों से स्पष्ट किया कि पुरस्कार सीखने में सहायक होता है, लेकिन दंड असहायक नहीं। अतः थॉर्नडाइक ने अधिगम के कुछ अन्य नियमों का भी प्रतिपादन किया, जिसको गौण नियम के नाम से हम लोग जानते हैं। सबसे पहला है विविध प्रतिचारों का नियम। विविध प्रतिचारों का नियम, मनोवृत्ति का नियम, वर्णनात्मक अनुक्रिया का नियम, समानता का नियम, उसके बाद है साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये कुछ नियम है जिसको आप लोग चाहे तो डिफाइन भी कर सकते हैं, लेकिन उतना डिफिनेशन में नहीं जाना है। इसी को आप लोग थोड़ा इसको आपको थोड़ा ज्यादा करके लिखना है। जो मैंने ऊपर बताया थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम है उसी को आप लोग थोड़ा ज्यादा बना कर लिख सकते हैं। गौण नियम को अगर आपको याद रखना है तो 6 लिख दीजिएगा, जो 6 है, लेकिन अगर नहीं भी लिख पाए तो मुख्य नियम को ही आप लोग डिफाइन कर दीजिएगा। दोस्तों, ये था थॉर्नडाइक का नियम। दोस्तों, अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, टॉपिक नंबर 10, जिसको आदत। आदत एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। आदत को आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, छोटा टॉपिक है। दोस्तों, आदत आदत को अंग्रेजी में हैबिट कहते हैं। आदत को अंग्रेजी में हैबिट कहते हैं, या लैटिन भाषा के हैबिटस या हैवियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्राप्त करना। इसका अर्थ होता है प्राप्त करना। जब व्यक्ति किसी कार्य को अपनी इच्छा से जानबूझकर बार बार करता है, तब वह क्रिया कुछ समय बाद बिना प्रयास के अपने आप होने लगती है। इसी बार बार दोहराए गए अच्छे कार्यों के परिणाम को आदत कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आदत एक प्रकार का अर्जित व्यवहार है, जिसमें किसी क्रिया को के करने का ढंग या तरीका निहित होता है। किसी चीज को करने का ढंग या तरीका निहित होता है। ऐसे खाना पीना, उठना बैठना आदि एक विशेष आदत के अनुसार ही होते हैं। एक विशेष जिस चीज को हम बार बार करने लगते हैं ना, उसको ऐच्छिक वह काम ऑटोमेटिक होने लगता है। इसे खाने के लिए हम लोग क्या हर दिन सीखते हैं नहीं ना, हम लोग प्रैक्टिस कर खाना खाते खाते ऐसा हम लोग का प्रैक्टिस हो गया कि अगर हाथ में खाना ले तो हाथ ऑटोमेटिक ऊपर चला ही जाएगा। दोस्तों, आगे बात करें कि आदत की परिभाषा में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने आदत की परिभाषा निम्न प्रकार से दी है। जैसे जेम्स महोदय कहते हैं कि जेम्स ने आदत को मनुष्य का दूसरा स्वभाव भी कहा है। मनुष्य का दूसरा स्वभाव भी कहा है। विलियम्स महोदय ने कहा है कि विलियम्स जेम्स के अनुसार आदत प्राणी के पूर्वकृत व्यवहारों की पुनरावृत्ति है। आदत प्राणी के पूर्वकृत व्यवहारों की पुनरावृत्ति है। दोस्तों, आगे देखेंगे कि आदत की विशेषताएं क्या क्या है। आदत की विशेषताएं कौन कौन से हैं। आदत की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहला है सरलता एवं सुगमता। जिन कार्यों को हम बार बार दोहराते हैं वे हमारे लिए सरल हो जाते हैं और दोबारा करने में कठिनाई नहीं होती है। जैसे शुरुआत में टाइप करना कठिन होता है, लेकिन जब अभ्यास करते करते आदत पड़ जाती है तब हम बड़ी सुगमता से टाइप कर लेते हैं, जैसे चैटिंग के वक्त। अगला है रोचकता। रोचकता के कारण आदतों का निर्माण होता है, अर्थात जिन कार्यों को करने की हमें आदत पड़ जाती है उन कार्यों में हम रुचि लेने लगते हैं। जैसे प्रारंभ में बालक स्कूल जाने में रुचि नहीं लेता, लेकिन धीरे धीरे उसे स्कूल जाने में रुचि लगने लगता है और वह बालक स्वयं रोज स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगला है एकरूपता। जिन कार्यों को करने की आदत पड़ जाती है वह कार्य बार बार उसी तरह से किए जाते हैं, अर्थात उनमें अंतर नहीं दिखाई देता। जैसे चलने फिरने, बातचीत करने या लिखने पढ़ने में आदत पड़ जाने के कारण उनमें एकरूपता दिखाई देती है। दोस्तों, यथार्थता, शीघ्रता, उसके बाद ध्यान, ये सब आदतों का ही है। आदतों के कारण ही किसी कार्य को ठीक ठीक अच्छे ढंग से किया जाता है, जिसमें किसी प्रकार की गलती नहीं होती। उसके बाद शीघ्रता, आदत पड़ जाने पर किसी काम को हम लोग जल्दी कर लेते हैं। उसके बाद ध्यान रहता है। स्वतंत्र आदत जन्य कार्य के लिए चेतन ध्यान की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे हमें साइकिल चलाने में विशेष ध्यान देना नहीं पड़ता, पर धीरे धीरे आदत पड़ जाने पर हमें साइकिल चलाने समय भी बातें कर लेते हैं, बातें करते जाते हैं। दोस्तों, आदतों के प्रकार में हम लोग देखेंगे कुछ आदतों के जो प्रकार है। आदत दो प्रकार समय रहता है, दो प्रकार के हैं, अच्छी आदतें एवं बुरी आदतें।
अच्छी आदतें जीवन के लिए उपयोगी होती हैं और बुरी आदतें जीवन के लिए हानिकारक होती हैं। दोस्तों वर्नाड के अनुसार आदतें 3 प्रकार के होते हैं जिनमें नाम निम्नलिखित दिए गए हैं। सबसे पहला है शारीरिक, मानसिक और सांवेगिक। वैलेंटाइन के अनुसार आदतें 5 प्रकार के होते हैं। पहला है यांत्रिक आदतें, शारीरिक इच्छा पूर्ति संबंधी आदतें, स्नायुमंडल संबंधी आदतें, भाषा संबंधी आदतें और नैतिक भावना संबंधी आदतें। वैलेंटाइन महोदय ने 5 प्रकार के दिखा है और वार्डनर महोदय ने 3 प्रकार की आदतों को वर्णन किया है। दोस्तों चाहे तो आप लोग इसको आदत को आप बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन आप अगर साइंटिस्ट लोगों का नाम थोड़ा याद रखते हैं तो आपका थोड़ा आंसर थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, आपको नंबर देने में टीचर थोड़ा झिझक नहीं करेंगे। दोस्तों चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है स्मृति या स्मरण। स्मृति या स्मरण, स्मृति या स्मरण। दोस्तों स्मृति या स्मरण, मेमोरी या रिमेम्बरिंग, हमारे कार्य, अनुभव या विषय वस्तु कुछ समय तक चेतन मन में रहते हैं किंतु बाद में वह अचेतन मन में चले जाते हैं और हम उसे भूल जाते हैं। इन अनुभव, विषय वस्तु, कार्य को अचेतन मन में संचित रखने और आवश्यकता पड़ने पर चेतन मन में लाने की प्रक्रिया को स्मृति कहा जाता है। मतलब जब किसी चीजों को हम लोग याद करते हैं और हम फिर उसको बाद में रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, उसे हम लोग स्मृति कहते हैं। दोस्तों अतः स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य को अपने पूर्व अनुभवों को मानसिक संस्कार के रूप में अपने अचेतन मन में संचित रखता है और आवश्यकता पड़ने पर अपनी वर्तमान चेतना में ले आता है। वुडवर्थ महोदय कहते हैं, वुडवर्थ महोदय कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। मैकडूगल के अनुसार स्मृति से तात्पर्य है अतीत की घटनाओं के अनुभव की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि अतीतकालीन अनुभव है। इस तथ्य को पहचान लेना कि यह अतीतकालीन अनुभव है। दोस्तों वुडवर्थ महोदय के अनुसार स्मृति प्रक्रिया के निम्नलिखित 4 अंग होते हैं। पहला है सीखना, धारणा, पुनर्स्मरण और पहचान। स्मृति प्रक्रिया ये 4 प्रकार से किया जाता है, 4 अंग में 4 स्टेप में होता है, वुडवर्थ महोदय के अनुसार होते हैं। सबसे पहला है सीखना। किसी विषय वस्तु को स्मरण करने के लिए सर्वप्रथम उसे सीखना पड़ता है, इसलिए सीखने को स्मृति का पहला अंग कहा जाता है। बिना सीखे किसी भी विषय वस्तु का स्मरण करना या बिना स्मरण के सीखना भी संभव नहीं है। अगला है धारण या धारणा, रिटेंशन। धारणा से तात्पर्य सीखी गई वस्तु को मस्तिष्क के चेतन जगत से स्थापित करना या चेतन जगत में स्थापित करना। जब हम किसी कार्य को सीखते हैं तो उसकी छाप को चेतन मन में स्थापित करते हैं, फिर उसे अचेतन मन में स्थापित कर देते हैं ताकि आवश्यकता के समय चेतन में प्रयोग की जा सके। दोस्तों अगला है पूर्ण स्मरण, ये रिकॉल, उसको याद करना। पूर्ण स्मरण स्मृति का तीसरा अंग है। इसका तात्पर्य गत अनुभवों अथवा अधिगमों को वर्तमान में पूर्ण उत्पादन करने से है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पूर्व अनुभव अथवा सीखी गई बातों को अचेतन मन से चेतन मन में लाना ही पूर्ण स्मरण है। तो अगला है पहचान। इसका चौथा अंग पहचानना है। पहचान से तात्पर्य उस विषय वस्तु को ठीक ढंग से जानने से है जिसे पूर्व समय में धारण किया गया है। अतः अच्छी स्मृति वही मानी जाती है जिसमें सही ज्ञान का स्मरण किया गया हो, सही ज्ञान का स्मरण किया गया हो। दोस्तों ये था 4 स्टेप। सबसे पहला सीखना, धारणा, पूर्ण स्मरण और पहचान। ये वुडवर्थ महोदय ने कहा था इस प्रकार की स्मृति को प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों आगे देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक ने स्मृति के निम्नलिखित प्रकार बताए हैं। मनोवैज्ञानिकों ने 3 प्रकार के या 4 प्रकार की स्मृति को बताए हैं। 4, 5, 6 प्रकार की स्मृति को मनोवैज्ञानिकों ने बताया है। आप चाहे तो इसको भी चाहे बना के लिख सकते हैं। सबसे पहला है तात्कालिक स्मृति। तात्कालिक स्मृति जो कुछ समय के लिए रह जाए, जैसे इस स्मृति को साम्यनिक स्मृति भी कहते हैं। इस प्रकार की स्मृति से तात्पर्य किसी विषय वस्तु को सीखने के उपरांत ही तत्काल दोहरा देने की क्षमता है। अभी पढ़ रहे हैं और अभी दोहरा दिए, रिपीट करवा दिए। स्थायी स्मृति, जब किसी व्यक्ति के मन में सीखे हुए तत्व स्थायी रूप धारण हो जाते हैं और उन्हें कभी नहीं भुलाया भूलता, तो इसी स्थायी स्मृति कहते हैं। दोस्तों अगला है सक्रिय स्मृति। प्रयास करने पर सीखे हुए जो तथ्य हमारी स्मृति में आते हैं अर्थात उन्हें याद करने के लिए विशेष प्रयास करना पड़ता है, तो ऐसे ही स्मृति को सक्रिय स्मृति कहते हैं। अगला है रटंत स्मृति। इस प्रकार की स्मृति बालकों में पाई जाती है। बालक द्वारा किसी चीज को बिना सोचे समझे रट लिया जाता है, ऐसी स्मृति को रटंत स्मृति कहते हैं। इसे कविता याद करना। निष्क्रिय स्मृति, जब बिना किसी प्रयास के सीखा हुआ कोई तथ्य याद आ जाता है, तो ऐसी स्मृति को निष्क्रिय स्मृति कहते हैं। ऐसी स्मृति का विशेष लक्ष्य नहीं होता है। अगला है मनोवैज्ञानिक स्मृति। जब किसी विधि के द्वारा
कोई तथ्य शीघ्रता से याद कर लिया जाता है और दोहराने की आवश्यकता नहीं होती, तो ऐसे ही स्मृति को मनोवैज्ञानिक स्मृति कहते हैं। दोस्तों ये था स्मृति के 6 टाइप जो बहुत सारे वैज्ञानिक ने लिखा है। आप इसको चाहे तो उस पास से नाम को आपको थोड़ा थोड़ा बहुत याद रखना है, आप इसको बना के भर दे सकते हैं 2-4 लाइन करके। दोस्तों अगला टॉपिक है अभिरुचि, इसको इंटरेस्ट कहते हैं। अभिरुचि का अर्थ। अभिरुचि शब्द का प्रयोग संकुचित अर्थों में किया जाता है। लोग रुचिकर को मनोरंजक का पर्याय समझ लेते हैं। यह ठीक है कि जिस वस्तु में हमारी अभिरुचि है वो हमें अच्छी लगती है, किंतु आवश्यक नहीं है कि जिस वस्तु में हम अभिरुचि ले रहे हैं वो हमारे लिए मनोरंजक भी हो। उदाहरणतः अपने किसी आत्मीय के बीमार पड़ जाने पर हम उसमें अभिरुचि लेते हैं और उसका हाल जानने चाहते हैं। यह अभिरुचि लेने में मनोरंजन से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार अभिरुचि शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। अभिरुचि शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। मनोविज्ञान और शिक्षा में रुचि शब्द के स्थान पर अभिरुचि का प्रयोग किया जाता है। किसी चीज में आप अगर दिलचस्पी लेते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो उसको रुचि की जगह पर अभिरुचि मनोवैज्ञानिकों ने माना है। अभिरुचि एक आंतरिक प्रेरक शक्ति है जो हमें ध्यान देने के लिए किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया के प्रति प्रेरित करती है। अभिरुचि एक मानसिक संरचना है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी वस्तु से अपना लगाव या संबंध प्रकट करता है, लगाव या संबंध करता है। दोस्तों अभिरुचि की कुछ परिभाषा दी गई है जिसको हम लोग देख लेते हैं। अभिरुचि के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी है। ड्रेवर के अनुसार अभिरुचि अपने क्रियात्मक रूप में एक मानसिक संस्कार है। अभिरुचि एक क्रियात्मक रूप में एक मानसिक संस्कार है। क्रो एंड क्रो महोदय कहते हैं अभिरुचि वह प्रेरणा शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। क्रो महोदय कहते हैं, क्रो एंड क्रो के अनुसार। दोस्तों अभिरुचि के स्रोत देख लेते हैं। सबसे पहले है अभिरुचि के प्राकृतिक स्रोत। इसके अंतर्गत मूल प्रवृत्तियां, जन्मजात प्रेरणाएं, आवश्यकताएं, इच्छाएं आदि हैं जिनके कारण व्यक्ति जन्म से ही स्वाभाविक रूप से कुछ वस्तुओं में रुचि लेने लगता है। अभिरुचियों का प्रभाव व्यक्ति के विकास पर पड़ता है। व्यक्ति के विकास के साथ साथ उसकी रुचियों में भी परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों अगला है अर्जित स्रोत। अर्जित स्रोत। अभिरुचि का कारण अर्जित संस्कार भी होते हैं। आंतरिक भावना से जो अभिरुचियां उत्पन्न होती है वे अर्जित अभिरुचियां कहलाती है। अर्जित संस्कार के अंतर्गत आदतें, स्थायी भाव, झुकाव और स्वभाव आते हैं। मानसिक विकास के साथ साथ व्यक्ति की आदतों, स्थायी भावों तथा उसकी आवश्यकता के अनुसार उसकी अभिरुचियों का निर्माण होता है। दोस्तों उदाहरणतः जिस व्यक्ति के हृदय में स्वदेश प्रेम का स्थायी भाव होता है वह उन बातों में अधिक अभिरुचि लेता है जिस पर उसके देश का कारण कल्याण निर्भर है। खेलकूद में झुकाव होने के कारण हम खेल में अभिरुचि लेते हैं। खेलकूद में इंटरेस्ट होने के कारण हम लोग खेल में अभिरुचि लेते हैं। दोस्तों अभिरुचि के प्रकार देखते हैं। अभिरुचि के स्रोत के आधार पर अभिरुचियां 2 प्रकार की होती है। पहला है जन्मजात अभिरुचि, दूसरा है अर्जित अभिरुचि। जन्मजात अभिरुचि में मूल प्रवृत्ति जन्य अभिरुचियों को जन्मजात अभिरुचि कहते हैं, जैसे खाने पीने की अभिरुचि, बच्चों की खेलने में अभिरुचि। दोस्तों अगला है अर्जित अभिरुचि। ये अर्जित संस्कारों जैसे आदतें, सुस्थायी भाव, झुकाव तथा स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। झुकाव तथा स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। दोस्तों मनोवैज्ञानिकों ने अभिरुचियों के प्रकारों को ज्ञात करने के लिए अनेक अध्ययन किए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन गिलफोर्ड तथा उनके सहयोगी का माना जाता है। उनके अध्ययनों से 33 अभिरुचि के प्रकार ज्ञात हुए हैं। वास्तव में विभिन्न प्रकार की अभिरुचियां मानव जीवन में विकसित होती रहती है क्योंकि ये अर्जित की जा सकती है। अभिरुचियां स्थायी तथा परिवर्तनशील प्रकार की भी हो सकती है। स्थायी तथा परिवर्तनशील प्रकार की भी हो सकती है। व्यक्ति में कुछ अभिरुचियां स्थायी प्रकार की होती है तो कुछ परिवर्तनशील प्रकार की। परिस्थितियां तथा व्यक्ति एवं पर्यावरण के मध्य होने वाली अंतःक्रिया के कारण अभिरुचियों में परिवर्तन हो सकते हैं। व्यक्ति में पाई जाने वाली अभिरुचियां के प्रारूप निम्नलिखित रूप से ज्ञात किया सकते हैं। अभिरुचियों के प्रारूप मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्त अभिरुचि, दूसरा है अभिव्यक्तात्मक अभिरुचि और तीसरा है परीक्षित अभिरुचि। दोस्तों जो व्यक्त अभिरुचि है, जो अभिरुचि व्यक्ति अपने व्यवहारों से व्यक्त करता रहता है उसे व्यक्त अभिरुचि कहते हैं। व्यक्ति शब्दों या गाथा के रूप में अपनी अभिरुचियों का व्याख्यान नहीं करता किंतु उसके किसी वस्तु या विचार आदि के प्रति झुकाव, चाह या रुझान से अभिरुचि का बोध होता है। जैसे यदि बालक किसी खेल में अभिरुचि भाग लेता है तो वह व्यक्त होता है कि उस खेल में बालक की अभिरुचि है। व्यक्ति के व्यवहार का वाज्य रूप से निरीक्षण कर उसकी अभिरुचि को ज्ञात किया जा सकता है। दोस्तों अगला है अभिव्यक्तात्मक अभिरुचि। अभिव्यक्तात्मक जो हम लोग अभिव्यक्त करते हैं, जिसको कहते हैं ये चीज हमको खाने में या पहनने में दिलचस्प है। अगला है उसका है परीक्षित अभिरुचि। व्यक्ति की अभिरुचियों का ज्ञान जब किसी अभिरुचि पर पत्र या प्रमाण
मानकीकृत परीक्षणों के द्वारा प्राप्त किया जाता है तो उसे परीक्षित अभिरुचि कहते हैं। चूंकि अधिकांश अभिरुचि परीक्षण अभिरुचि प्रपत्रों के द्वारा ही किए जाते हैं, इसलिए इस प्रारूप को प्रपत्रित अभिरुचि भी कहते हैं। इस प्रकार के अभिरुचि परीक्षण हेतु प्रमाणीकृत अनुसूची प्रपत्रों का प्रयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने अभिरुचि मापन के लिए परीक्षणों का विकास किया है। अभिरुचि परीक्षणों का स्वरूप दो अभिरुचि क्षेत्रों शैक्षिक अभिरुचि तथा व्यावसायिक अभिरुचि से संबंधित है तथा शैक्षिक रूप से भी इन्हीं दो अभिरुचियों का महत्व है। अतः इस दृष्टि से हम अभिरुचि के निम्नलिखित दो प्रकारों का भी उल्लेख करना चाहेंगे। सबसे पहला है शैक्षिक अभिरुचि, दूसरा है व्यावसायिक अभिरुचि। दोस्तों, शैक्षिक अभिरुचि में देख पाएंगे हम लोग कि शैक्षिक निष्पत्ति में श्रेष्ठता, प्रवीणता तथा सफलता है तो उस विषय में बालक की शैक्षिक अभिरुचि का पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है। जैसा कि ज्ञात है कि किसी विशेष शैक्षिक स्तर पर बालक को विशेष क्षेत्र का चयन करना होता है। किसी विशेष के प्रति जो अभिरुचि बालक में निहित होती है उसे शैक्षिक अभिरुचि कहते हैं। जिस विषय में बालक की अभिरुचि विद्वान रहती है उसमें बालक को अधिक सफलता मिल सकती है। शैक्षिक अभिरुचि किस विषय में और कितनी मात्रा में बालक में विद्वान है, ये उसका ज्ञान अभिरुचि अनुसूची प्रपत्र के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, अगला है व्यावसायिक अभिरुचि, जो व्यवसाय में दिलचस्पी दिलाते हैं। जो अभिरुचियां किसी व्यवसाय, उत्पादक कार्य अथवा धनार्जन के स्रोत से संबंधित होती है उन्हें व्यावसायिक अभिरुचि कहते हैं। जैसे वकालत के प्रति अभिरुचि या अध्यापन अथवा क्लर्क आदि के प्रति अपने अपेक्षित मात्रा में अभिरुचि का पाना जाना। व्यक्ति को किसी व्यवसाय के चयन में व्यावसायिक अभिरुचि का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए जिससे वह उस व्यवसाय के चयन में दक्षता प्राप्त कर सके। किसी व्यक्ति में किसी व्यवसाय को चलाने के लिए कितनी अभिरुचि विद्वान है, इसका ज्ञान व्यवसाय के अभिरुचि अनुसूची प्रपत्र के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि अभिरुचियों का निर्माण किस प्रकार से होता है। अभिरुचियों का निर्माण जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। अभिरुचि निर्माण में रुचि के प्राकृतिक और अर्जित स्रोत से आता करते हैं। अभिरुचियों का निर्माण अग्रलिखित दो बातों पर निर्भर करता है। पहला है कि व्यक्ति की मानसिक संरचना, दशा और स्थिति पर। अभिरुचियों का निर्माण व्यक्ति की मानसिक संरचना तथा स्थिति के आधार पर होती है। यदि व्यक्ति स्वस्थ और प्रसन्न रहता तो उसकी अभिरुचि कार्य करने में, पढ़ने में या खेलने में लगती। वातावरण और परिस्थितियों पर, बल्कि वातावरण परिस्थिति व्यक्ति की अभिरुचियों का निर्माण उसके वातावरण तथा परिस्थितियों के अनुसार होता है। व्यक्ति में अपने व्यावसायिक और शिक्षा तथा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति के अनुसार अभिरुचियों का विकास होता है। जिन व्यक्तियों की जिन अनुभवों को अर्जित करना है उनके आधार पर ही अभिरुचियों का निर्माण होता है। उनका आधार पर ही अभिरुचियों का निर्माण होता है। तो दोस्तों, ये था अभिरुचि। आप लोगों ने समझ लिया होगा। अभिरुचि को रुचि भी कहते हैं या इंटरेस्ट कहते हैं। आप लोग इसको चाहे तो बना के पूरा कंप्लीट लिख सकते हैं। दोस्तों, अगला टॉपिक है अधिगम। दोस्तों, अधिगम टॉपिक 13 में हम लोग देखेंगे अधिगम जीवन के आरंभ से ही अधिगम प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। शैशव के विकास का साधन की अधिगम की क्षमता है। इस प्रकार व्यक्ति के विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न क्षमताएं प्रकृति प्रदत्त होती है, ठीक उसी प्रकार अधिगम की भी क्षमता मनुष्य के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। अधिगम मतलब होता है सीखना। आप लोग नॉर्मली समझ सकते हैं। मनुष्य जीवन उपरांत सीखता ही रहता है। उसके सामने हमेशा नवीन परिस्थितियां आती रहती है। नवीन परिस्थितियों में अपने को अभियोजित करना ही सामान्य रूप से अधिगम कहा जाता है। किंतु आजकल अधिगम विशिष्ट अर्थ में लगा है। अधिगम का विशिष्ट अर्थ भी है। अधिगम की परिभाषाएं में हम लोग देख लेते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की विभिन्न परिभाषाएं प्रस्तुत की है। उनमें से कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित है। अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवस्था का परिमार्जन है। किसने कहा? गेट्स महोदय ने कहा है। अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवस्था का परिमार्जन है, गेट्स महोदय कहते हैं। अधिगम व्यवहार के अर्जन में प्रगति की प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार के अर्जन में प्रगति की प्रक्रिया है, चार्ल्स स्किनर महोदय कहते हैं। चार्ल्स स्किनर महोदय कहते हैं। अतः अधिगम सहज क्रियात्मक नहीं है, यह अनुकूल में ही हो सकता है। यह सामाजिक और जैविक अनुकूल के लिए, चैतन्यता के उद्देश्य के लिए ही हो सकता है। दोस्तों, अधिगम का महत्व, अब हम अधिगम का महत्व देखेंगे कि विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल अपने को अभियोजित करने तथा अथवा पूर्व व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए अधिगम अति आवश्यक है। अधिगम अति आवश्यक है। अपने को समाज के अनुकूल बनाने और किए गए कार्यों से अधिकतम लाभ उठाने के लिए अधिगम नित्यांत आवश्यक है। शिक्षा की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। जीवन का आरंभ समाजीकरण की प्रक्रिया से होता है। अधिगम इसका माध्यम है। सीखना वस्तुतः एक प्रकार का व्यवहार है जो मानव जीवन के विकास और अनुकूल के लिए आवश्यक है। अधिगम से अन्य व्यवहारों की परिमार्जन में भी सहायता मिलती है। व्यक्ति के स्वाभाविक व्यवहार या भूतकालीन अनुभवों एवं व्यवहारों में उन्नतिशील परिवर्तन अथवा परिमार्जन होता है।
उन्नतिशील अथवा परिमार्जन होता है। दोस्तों अगला है कि अधिगम की प्रक्रिया। अधिगम का प्रोसेस क्या है, सीखने का प्रोसेस क्या है। अधिगम चूंकि जीवन पर्यंत चेतन या अचेतन के रूप में चलता है, अतः इसे प्रक्रिया की संज्ञा देना उचित प्रतीत होता है। अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा का होना आवश्यक है, यही अधिगम की चालक शक्ति है। बालकों को अधिगम के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रेरणा अंतनोद जो कि अधिगम क्षेत्र में उपस्थित रहती है, उसे प्रबलन की संज्ञा देते हैं। यह प्रबलन भौतिक अथवा अभीतिक दोनों प्रकार की हो सकती है। साथ ही प्रबलन का स्वरूप पुरस्कारात्मक एवं दंडात्मक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। कक्षा में प्रथम आने पर प्रशंसा अभौतिक प्रचलन है, पदक धनराशि का पुरस्कार भौतिक प्रबलन है। इसके विपरीत फेल होने पर शारीरिक दंड भौतिक तथा दांत फटकार अभीतिक दंडात्मक प्रबलन है, जो कि फेल होने के व्यवहार की पुनरावृत्ति को रोकती है। दोस्तों अधिगम की प्रक्रिया का वर्णन पोक एवं स्पिसन ने इस प्रकार किया है। दोस्तों जीवन ही अधिगम है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन से जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। दोस्तों अगला है अधिगम परिवर्तनशील है। मानव नवीन अनुभवों को अर्जित करके अपने व्यवहार में अनुकूल व्यवस्थापन हेतु परिवर्तन करते रहता है। यह परिवर्तन केवल व्यवहार तक ही सीमित नहीं रहता, अपितु व्यक्ति की इच्छाएं, भावनाएं, विचार और रुचियां भी परिवर्तित होती रहती है। दोस्तों अधिगम सार्वभौम है। अधिगम की प्रक्रिया केवल मानव ही नहीं अपितु संसार के सही प्राणी में पाई जाती है। ये कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। अगला है कि अधिगम विकास है। व्यक्ति अनुभवी व्यक्तियों को संपर्क में आकर नवीन अनुभव अर्जित करता है। अनुभव की वृद्धि व्यक्ति के मानसिक एवं शारीरिक विकास में सहायता करती है। दोस्तों अनुभव के उद्देश्यपूर्ण एवं विवेकपूर्ण होता है। बिना उद्देश्य के बालक सीखने के लिए प्रेरित नहीं होता। इसी प्रकार सीखना एक विवेकपूर्ण कार्य है। दोस्तों अधिगम वातावरण की उपज। सीखना हमेशा वातावरण की प्रतिक्रिया के रूप में होता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है और विभिन्न प्रकार के वातावरण में रहेगा वहां वैसे ही बातें सीखता है। दोस्तों ये था आपका अधिगम का टॉपिक जो आपको जानना चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या हर बार पूछे जाते हैं। अधिगम आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है। दोस्तों आज का अगला टॉपिक है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि आजकल प्रतियोगिता परीक्षण में जांच के लिए साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाता है। छात्रों की बौद्धिक जांच के क्रम में उनसे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें से अनेक प्रश्न उनके अर्जित ज्ञान या विषय से संबंधित रहते हैं। तब कुटु प्रश्न सामान्य ज्ञान पर आधारित रहते हैं। ये प्रश्न प्राय मौखिक होते हैं। साक्षात्कार विधि विवरण पद्धतियों के अंतर्गत आती है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन की सामग्री के एकत्रित करने के लिए इसके अतिरिक्त बहुत सी परिविधियों को अपनाया जाता है, जैसे मान निरूपण विधि, प्रश्नावली विधि, प्रमाणिक परीक्षाएं, जांच सूची, उपसंख्यानात्मक अभिलेख, जीवन चरित्रात्मक एवं आत्मचरित्रात्मक अभिलेख इत्यादि। दोस्तों बालकों किशोर तथा युवा वर्ग की मानसिक जांच के लिए आवश्यकतानुसार इनमें से किसी एक अथवा एक से अधिक विधियों का उपयोग किया जा सकता है। इसलिए हम बाल शिक्षा में इनका उपयोग कर उसे एक सुंदर व्यक्तित्व का रूप दे सकते हैं। इसका प्रयोग मनोविज्ञान क्षेत्रों में भी किया जाता है। दोस्तों साक्षात्कार विधि के अनुसार मनोवैज्ञानिक बालक से उसके स्वभाव अथवा अध्यापक से साक्षात्कार करता है। साक्षात्कार के समय वह प्रश्नों साक्षात्कार के समय वह कुछ प्रश्नों को पूछता है और जो सब सूचनाएं प्राप्त होती है वह उन्हें साक्षात्कार के पश्चात लिपिबद्ध कर देता है, परंतु साक्षात्कार के समय उसे सही सूचनाएं भी प्राप्त हो सकेगी। जबकि वह व्यक्ति विशेष से घनिष्ठ संबंधित स्थापित कर ले। साक्षात्कार के समय इस बात की सावधानी रखी जाए कि मनोवैज्ञानिक अपनी पूर्व धारणा के अनुसार कोई विचार ना बनाए। दोस्तों साक्षात्कार विधि के दोष। यह विधि बहुत ही व्ययसाध्य है। व्यक्तिगत विधि होने के कारण यह अधिक विश्वसनीय है। साक्षात्कार विधि के संबंध में एक आपत्ति यह भी है कि साक्षात्कार की अवधि इतनी कम होती है कि थोड़े प्रश्नों के आधार पर बालकों के समस्त व्यक्तित्व का मूल्यांकन संभव नहीं हो पाता है। दोस्तों अगला है कि इस विधि में का एक बड़ा दोष यह भी है कि साक्षात्कार के समय अपने को नवीन परिवेश में आकर कभी कभी अच्छे लड़के को भी घबरा जाते हैं और प्रश्न के उत्तर जानते हुए भी नहीं बोल पाते। दोस्तों अगला पॉइंट है प्रश्न की अस्पष्टता के कारण भी कभी कभी इस प्रश्नों का समुचित जवाब नहीं दे पाते।
साक्षात्कार विधि द्वारा बालकों के कुछ खास शील गुणों या व्यवहारों का अध्ययन नहीं किया सकता था। दोस्तों कभी कभी ऐसा देखा गया है कि साक्षात्कार पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। साक्षात्कार पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। दोस्तों ये था साक्षात्कार विधि। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं आज का अगला टॉपिक। दोस्तों अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 15, जीवन इतिहास विधि, केस हिस्ट्री मेथड। केस हिस्ट्री मेथड। दोस्तों कभी कभी मनोवैज्ञानिकों ने को किसी व्यक्ति विशेष की विलक्षणताएं तभी समस्याओं को जानना होता है, तब मनोवैज्ञानिक प्राय जीवन इतिहास विधि का प्रयोग करते हैं। जिस व्यक्ति की विलक्षणता का अध्ययन किया जाता है वह कोई अपराधी, मानसिक रोगी, झगड़ालू, प्रतिभाशाली, समाज विरोधी कार्य करने वाले, समस्यात्मक बालक आदि कुछ भी हो सकता है। व्यक्ति की विलक्षणता का कारण उसका भौतिक परिवार या सामाजिक परिवार वातावरण हो सकता है। व्यक्ति अपनी पूर्वग्रत परिस्थितियों तथा अनुभवों के फलस्वरूप विलक्षण व्यवहार करने लगता है। मनोवैज्ञानिक व्यक्ति कावलक्षण अध्ययन करते हैं। वे ऐसे व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन या पड़ोसियों, संबंधी मित्रों, अध्यापकों आदि से उस व्यक्ति के द्वारा विगत में किए गए क्रियाकलापों के संबंध में विस्तृत जानकारी एकत्रित करते हैं। व्यक्ति के वंशानुक्रम और पारिवारिक और सामाजिक वातावरण, शारीरिक स्वास्थ्य, शैक्षणिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास तथा उसकी रुचियों और अनुभवों के संबंध में सूचनाओं को एकत्रित करके मनोवैज्ञानिक उन कारणों की खोज करता है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में विलक्षणता उत्पन्न हुई है। स्पष्ट है कि जीवन इतिहास विधि का उद्देश्य उन कारणों का निदान करना है जो व्यक्ति किसी विशेष प्रकार की व्यवहार करने के लिए मजबूर कर देता है। दोस्तों अब बात करेंगे कि जीवन स्थिति जो लाइफ के हिस्ट्री मेथड है उसकी विशेषताएं क्या क्या है। पहला है कि उपचारात्मक परामर्श और निर्देशात्मक की दृष्टि से यह विधि सर्वोत्तम है। दोस्तों अगला है मंद बुद्धि और पिछड़े बुद्धि बालकों का तथा मानसिक रोगों से ग्रस्त बालकों के अध्ययन के लिए यह विधि उपयोगी है। दोस्तों अगला पॉइंट है इस विधि में विभिन्न स्रोतों से तथा ज्ञापक ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती है, इसलिए इस विधि में प्राप्त निष्कर्ष विश्वसनीय है। इस विधि की प्रमुख सीमाएं क्या क्या है देख लेते हैं। इस विधि की प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित है। इस विधि का प्रयोग विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। इस विधि के में समय, श्रम और धन अधिक लगता है, इसके कारण यह विधि अधिक व्ययशील हो जाती है। दोस्तों अगला है कभी कभी व्यक्ति तथा उसके इष्ट मित्र प्रसंगत व्यक्ति से संबंधित सूचनाओं को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप इस विधि से प्राप्त निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। दोस्तों इस विधि से प्राप्त सूचनाओं की व्याख्या करते हुए समय मनोवैज्ञानिक में भी मतभेद रहता है।